Now, for next session, now proceeding to the scientific sessions, our next session will be led by Professor G.S. Thomas, sir. He will be giving his lecture on Introduction to Research and Importance of Research in Ayurveda. And the chairperson of the session is Professor Meeta Koteja, ma'am. She is not available with us right now, but she is chairperson for the session. She is having more than 30 years of academic and research experience. She is currently working as Pro Vice Chancellor, National Institute of Ayurveda, as well as Dean UG Studies, Professor and HOD in the Department of Dravya Gun, National Institute of Ayurveda. She has been a guide of more than 35 MD scholars, and more than 10 PhD theses have been completed under her guidance. And she has published more than 3 books, and almost more than 90 research articles have been published in various national and international journals. Now, I would like to call upon Professor J.S. Thomas, sir, for his lecture on research and importance of research in Ayurveda. मेरी आवाज आ रही है सारिका जी? Yes, sir. Clearly आ रही है. हाँ, शुभम जी, कितना समय एलोकेट किया है लेक्चर के लिए? 1 hour, sir. 1 hour, sir. 1 hour. Okay, it's all right. Thank you. May I start my lecture now? Yes, sir, please. Okay. ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अश्वदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के इस भव्य ज्ञान यज्ञ में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि नव वर्ष की इस मांगलिक बेला में, भले ही यह आंग्ल नव वर्ष है, लेकिन पारंपरिक रूप से इसको मनाते आ रहे हैं। हम भारतीय हैं, हमारा उदार हृदय है, इसलिए हम सभी संस्कृतियों का समान समादर करते हैं। तो इस नव वर्ष की बेला में मैं सभी सहभागियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने आयुर्वेद के उस महत्वपूर्ण पक्ष को आज इस सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से चुना है, जो कि आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने वाला है। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो आज हो रहा है, इस शुभारंभ में मैं आपके सामने बहुत अधिक चीजें नहीं कहूंगा। मेरे सामने बायोस्टैटिक्स के बड़े विद्वान प्रोफेसर पदम सिंह जी हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि जिनको मैं कहता हूं बायोस्टैटिक्स के विश्व पितामह। तो ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर शुभम पांडे, अपने आप में एक बहुत ही विजनरी इन वेरी डायनेमिक स्टैटिस्टिशियन, और इनका एक व्याख्यान जब आप सुनेंगे तब आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें तो आपको मिलेंगी ही। हमारी बहन सीमा द्विवेदी जी, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भगवान शंकर की भक्त हैं और वो आपके सामने आयुर्वेद के मूल तत्वों को वैज्ञानिक भाषा में आपके सामने रखेंगी। बहुत अच्छी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। बड़े अच्छे आपके रिसोर्स पर्सन इसमें चुने गए हैं। मैं आपके सामने आज रिसर्च के संदर्भ में आपकी एक दिशा बनाने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा हमारी इस स्कीम के हमारे कोऑर्डिनेटर्स को, सबको, जिन्होंने इस इनॉग्रल लेक्चर के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पहले मैं ब्रीफली आप लोगों के सामने ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद वस्तुतः है क्या। आज आयुर्वेद की किस पक्ष को हमारे नए विद्यार्थी हैं जो जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि आपको गौरव होना चाहिए कि जिस विधा के आप स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं, जिस विधा के वो आप पढ़ रहे हैं, उस विधा के अंदर कितनी बड़ी गरिमा है, तो आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। तो उस सब चीजों को जानने के लिए मैं आपके सामने सबसे पहले ब्रीफली ये बताना चाहूंगा कि दिस साइंस इज नॉट मियरली अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट यू बिलीव दिस थिंग, बिकॉज आयुर्वेद इज नॉट मियरली अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज सपोज टू बी आइडियल वे ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव इन सोसाइटी, how to interact with the patient, with the guardians, with the teachers, with the community. Everything is written in Ayurvedic classics like anything. My dear friends, it is as ancient as history of mankind. As you all are aware that Vedas are supposed to be first and uttermost testimony of knowledge. Being a sub-Ved of Atharvaved, it is supposed to be one of the ancient most system of the treatment. तो ये विज्ञान की पराकाष्ठा है, ये प्राचीनतम हमारी विधा है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, it is holistic in nature. Though I am not criticizing any system of treatment right now, remember this thing, each and every system of medicine has got its own strength and limitations. Similarly, our system has got a very, very important strength which is needed in the present scenario of the global health. Dear friends, it is holistic in nature. That's why the world community is attracted towards this very science. Unlike the Western approach of reductionist approach, we have got holistic approach. We are not treating a disease, we are treating an individual. That's why our approach is entirely different than that of the Western medicine. दूसरी बात, it cures diseases rather than the pacification. दोषः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनै जिता संशोधने येतु न तेषां पुनरुद्भवः. ये अपुनरुद्भव चिकित्सा है. We can prevent recurrences of the various diseases. No doubt we can pacify various diseases with the help of the potent Western medicines. But recurrences are very common. While we are treating an individual with the help of the Ayurvedic system, we can give apunurudbhav chikitsa. There will be no recurrences at all, because we are not pacifying the symptoms. We are completely curing the disease at all. This is the beauty of Ayurveda. It is patient oriented rather than the disease oriented, unlike the existing system of treatment. Then its approach is prebiotic and probiotic rather than the antibiotics. It's a common question of my students when I was teaching. I have got 42 years teaching experience. Dear friends, during my tenure, when I was working as a professor of Kaya Chikitsa, so it was the common questions asked by the audience or my students that, sir, our science is very much developed. In spite of that, there is no description of the antibiotics. My dear friends, मेरा जवाब रहता था कि आप हमारी सिस्टम में एंटीबायोटिक्स की बात मत करिए. वी बिलीव ऑन प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स. लौट करके पुनः वहीं पर हम लोग पहुंच गए हैं. आज इवन द वेस्टर्न मेडिसिन, दे आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स. आज उसी तरह पर हम लोग आ गए हैं. दूसरी बात, इट हैज द साउंड बेसिस ऑफ प्रकृति. That is supposed to be the wonderful approach of Ayurveda, because our science is entirely different than that of the Western medicine regarding the treatment of each and every individual cannot be treated with the same angle. Even now, the Western medicine is also following the same principle. They are talking about the genome theory. So this science is very, very important, my dear friends. We are giving a specific approach that is holistic. We have already discussed this thing. My dear friends, 4-dimensional goal of WHO. आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 4 उद्देश्य को लेकर के किसी भी चिकित्सा विधा के पीछे जा रहा है. These 4-dimensional goal is prevention, promotion, cure and rehabilitation. Dear friends, while we are talking about the prevention, my dear friends, Ayurveda has got the wonderful scope for the prevention of different type of the diseases. Because we have got the sound basis of Swasthya. जब स्वास्थ्य की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी गई वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ से कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसीजेज एंड इन्फर्मिटी, आफ्टर गोइंग थ्रू द डेफिनेशन ऑफ सुसंहिता, समदोषः समाग्निश्चय समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते. After going through this definition, which is complete in all aspects, there is amendment in the definition of the health by WHO. Now the existing definition of health given by WHO is health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, not merely the absence of diseases or infirmity. That is the specific thing. And not only this, we believe swa asmin tishtati iti swastha. स्वास्थ्य क्या है? जो अपने आप में अवस्थित हो. Each and every individual has got his own parameters. अंजलि परीक्षा, प्रमाण परीक्षा में क्या करते हैं? अंजलि परीक्षा, अंगुल परीक्षा. That's why it is more appropriate than that of the examination given by the parameters given by the Western medical science. Now we are talking about the concept of dincharya, ratricharya, ऋतुचर्या, शतविरित, आचार रसायन, concept of dharani, adharani, veg.
This is beauty of Ayurveda. During the COVID pandemic, it has been realized that not only the Ayurvedic drugs are needed in the present scenario to boost up the immune system, even the Ayurvedic lifestyle is supposed to be the wonderful in the all aspects, my dear friends. ब्राह्म मुहूर्त में उठना, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, दंत धावन, उषापान, ताम्र पात्र में रखा हुआ जल पीना, चक्रवण, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, all these things, the concepts given by the Ayurvedic classics are supposed to be wonderful and proved very beneficial during the COVID pandemic. So dear friends, we must rely on those things. इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम. हम अगर किसी व्यक्ति की कामना करते हैं कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहें और ऐसे न रहें, संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के प्रशस्त रहते हुए जीवित रहें, ये तभी संभव है जब हम आयुर्वेदीय जीवन शैली का अनुपालन करेंगे. सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ. While we are talking of the promotion of health, swasthasya ojaskaram yattu yad vrashyam tad rasayanam. Wonderful approach. No other science can provide such type of the approach. Common question होता था वेस्टर्न कम्युनिटी में जब मेरा लेक्चर होता था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, बुद्धा इंटरनेशनल टीवी के माध्यम से मैंने 37 व्याख्यान आपके अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कैलिफोर्निया से दिए और आपको शिकागो से. तो आपको आश्चर्य होगा कि ये कॉमन क्वेश्चन होता था कम्युनिटी का कि आई एम हेल्दी, I am not having any problem. Is there any need to take any Ayurvedic medicine for this thing? My question was, swasthasya ojaskaram yattu yad vrashyam tad rasayanam. If you are healthy, in spite of that, to maintain the health or promote your health, you can consume Ayurvedic lifestyle, Ayurvedic drugs for this particular thing. Dear friends, अष्टांग आयुर्वेद का नाम आप लोगों ने सुना है. अष्टांग आयुर्वेद को काय बाल ग्रहोर्धांगा सलिदष्टा जरा प्रसाद, इसमें 2 स्वतंत्र जो अंग हैं वो रसायन और बाजीकरण के नाम से हैं. रसायनम तो यद जराभ्यादिनाशनम. तो रसायन और बाजीकरण में thousands and thousands drugs are described which are specifically responsible to boost up the immunity of resistance of the body. They can be utilized for the promotion of health. इतना बड़ा विज्ञान हमारे पास है कि not only च्यवनप्राश, that is very popular, ब्राह्म रसायन, अश्वगंधा, बला, शतावरी, number of the drugs are there. They can be used according to the constitution of the patient. That is very essential. कोरोना कालखंड में देखा गया कि जिसके मन में जो आ रहा है वो खा रहा है. No, Ayurvedic drugs must be taken under the strict provision to prescribe by the physician, according to the prescription of the physician. That is very important. तो हमारे सामने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं. For physical health we have got ashwagandha, bala and shatavari. For mental health we have got चतुर्विध मेद रसायन, मंडूक पर्णी सरस प्रयोज्या, क्षीरेण यष्टि मधुकस चूर्णम, रसे गुरुच्चास समूल पुष्पा, कलक प्रयोज्या, खलु संग पुष्पी. ये 4 मेद रसायन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए they got wonderful approach. Several scientific deliberations have been done under the guidance of Padma Shri Professor R.S. Singh, my mentor, my teacher. Several theses have been conducted. They have completed on this particular med rasayan drugs. They have got wonderful effect for boosting up the mental status of an individual. And similarly, for sexual health, that is the very important need of today. Number of the persons are in depression, having the depression and sexual weakness, erectile dysfunction, premature ejaculation, akarkara, kava kevach beach. Number of the drugs are described over there in the Bajikaran Adhyaya. So this is supposed to be one of the promotive approach of Ayurveda. Now for cure potential, ऐसा विज्ञान जिसमें लिखा है कि नान औषधि भूतम जगत किंचित, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका भी औषधि गुण न हो. अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति द्रव्य मनौषधम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजक सत्य दुर्लभ. मित्रों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई गुण न हो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका औषधि प्रभाव न हो. ये केवल आपको जानना चाहिए और कैसे उसको प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है. यदि आप ये जानते हैं तो आयुर्वेदीय भांग में इससे भरा पड़ा है. Dear friends, we are quoting the example of certain diseases. As far as the liver diseases are concerned, we have published several papers on hepatitis B and C, which is supposed to be very incurable disease. Most of the patients, more than 80%, suffering from the hepatitis B and C either are fallen
into cancer of liver or cirrhosis of liver. That is the terminal stage of life. And we have got clinical evaluation of certain Ayurvedic drugs, that is GH89, available on Google, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं. मोर देन 3000 पेशेंट्स पे मैंने काम किया. 76% पेशेंट्स का आपका 4 करोड़ कॉपी जो लोगों की थी वो भी आपके नेगेटिव हो गए. That is supposed to be a wonderful approach of Ayurveda. Ayurveda can contribute a lot in the management of the various liver diseases. Even in CLD, we have got wonderful effect of Ayurvedic drugs. Kalme, Kutki, Bhuya Amla, Daru Hridda, Pitta Papda, Guluchi, Punarava, several drugs are there. They can be evaluated. Even the several research papers have been published. I think more than 3,300 papers published on Kalbeg only. Even I did my research during my MD and PhD course. Kalbeg is supposed to be one of the best drugs for the management of the different type of the jaundice. Dear friends, similarly, I am talking about the diabetes. One more important thing which I want to emphasize over here, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं और उनके परिवार, उनके मित्र, उन समाज में एक संदेश आप लोगों को देना चाहिए. प्रारंभ से मैं कहता रहा हूं कि आज डायबिटीज के ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग, इवन द मेडिकल फेटर्निटी के लोग जो हमारी चिकित्सा में हैं, उनका कहना होता है ना मेरा शुगर तो कंट्रोल्ड है. मैं अपना घर पर जांच करता हूं, माय शुगर इज अंडर कंट्रोल, आई एम टेकिंग दिस कंपाउंड्स, बिग्वेनाइड्स, derivatives of chlorpropamide, these derivatives we are using, and my sugar is controlled. My dear friends, as far as my own perception is concerned, the primary logic behind the management of diabetes is not to control the blood glucose level only, because diabetes itself is not a problem. The complications of diabetes are very dangerous. I am quoting the example of the WHO. In spite of sufficient glucose control with the insulin and other oral hypoglycemic drugs, its complications are inevitable. There is not a single part of the body, right from brain to kidney, which are not affected with the dreaded complications of diabetes sooner or later. Diabetic nephropathy, neuropathy, myopathy, cardiopathy, retinopathy, no part of the body which is unaffected. My dear friends, that's why what we are doing, our logic is not simply maintaining the blood glucose level, to maintain the integrity of the vital parts, to protect the diabetic complications is supposed to be the wonderful approach of Ayurveda. Why we are giving Basant Kusmakar Ras? Basant Kusmakar Ras is not supposed to be the anti-hyperglycemic drug. It is supposed to be wonderful drug for the maintenance of integrity of the vital parts. We did the research with the collaboration of the ophthalmology department. Dear friends, diabetic retinopathy can be prevented with the help of Basant Kusmakar Ras. Controlled double-blind clinical study has been conducted. Dear friends, ये आपको आश्चर्य होगा कि आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता, इसीलिए आज मेरे इस व्याख्यान को जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इस बात को मुझे बल मिला. एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में जापान के किसी चिकित्सक ने कोट किया, to control the blood glucose level, to regulate the blood glucose level in the patient of diabetes is winning a battle and losing a war. आप ये मान लीजिए कि आयुर्वेदिक औषधियां केवल आपके ग्लूकोज के कंट्रोल के लिए नहीं है, they are specifically meant to maintain the integrity of the vital parts along with the decline in the blood glucose level. That is very important. So diabetes में we can contribute a lot. Several drugs are there. Diabetic lifestyle. Diabetes में it is not curse, it is a boon to the life. The moment you realize you are suffering from diabetes, you can control your diet and deeds. तो हमारे यहाँ जो औषधियाँ दी गई हैं, हमारे यहाँ दिनचर्या बताई गई है, किस तरह से आप उसका परिपालन करें. या यव प्रधान तो भवेत प्रमेही. आपको आश्चर्य होगा, thousands and thousands years ago, when there was no description of diabetes was available, Mehanam word is described in Vedas, in Rigved, in Papillary Samhita, प्रमेयणाम ताम विदुर्याम उभयोर मेहनस्य च. वैदिक कालीन इतिहास में प्रमेय का उल्लेख मिलता है. तो ये डिसीज हमारे आचार्यों को ज्ञात थी. मूत्रे विधावंत पिपीलिकाश्च, मूत्र में चीटियां लगना, आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन फेलिंग, सॉल्यूशन फेल है, पेशेंट जांच कराने जाता है, शुगर इज नेगेटिव, बट कहता है कि साहब हमारे मूत्र में चीटियां लगती हैं. ऐसे पेशेंट्स की 300 पेशेंट की स्टडी मैंने पब्लिश की.
उसमें देखा गया कि किसी पेशेंट को 2 महीने में, किसी को 4 महीने में, किसी को 6 महीने में आपको हाई ग्लाइकोसूरिया शुरू हो गया और पेशेंट को आपके ग्लाइकोसूरिया ऑब्जर्व किया जाने लगा बेनिलेक्स और पेलेक्सोरुजल से। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद, दैट्स व्हाई वी मस्ट रिलाई ऑन दिस थिंग। हमारे प्रोफेसर संजीव शर्मा जी ने आपके सामने बहुत बड़ी बात कही कि दो इट इज अल्ट्रा मॉडर्न साइंस, लेकिन आज उनकी भाषा में अपनी बात को रखना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं रखेंगे तो ग्लोबल कम्युनिटी को हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिमिलरली इन सेवरल अदर डिसीजेस हम ज्यादा की चर्चा नहीं करेंगे, हम आपको केवल एक बारे में और बताना चाहेंगे, कैंसर के बारे में। सो मेनी पेशेंट्स कम्स टू अस, क्या हम कैंसर की चिकित्सा करा रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपकी चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे किडनी की डिसीजेज हो, क्रोनिक किडनी डिसीज सीकेडी में हम देख रहे हैं कि क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ने के बाद केवल डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज ओनली दी कहना चाहिए मेजर इन द वेस्टर्न मेडिसिन। आवर मेडिसिन्स आर वंडरफुल, they can definitely control the serum creatinine level and blood urea in the patients of chronic kidney diseases। एक साधारण दवा की मैं बात कर रहा हूं, तृण पंचमूल क्वाथ, आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे आज के पैरामीटर्स पर तो आपको मिलेंगे। सिमिलरली नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी व्हाई दिस साइंस इज वेरी मच पिकुलियर एंड वेरी मच कहना चाहिए acceptable in the present scenario, because we believe man come environment, it is our concept, yavanto purusa tavanto logo। The concept of the man come environment is the beauty of Ayurveda। We believe that man is miniature replica of the cosmos, because 3 cosmic powers are there which govern the total constitution of the individual. They are the Bath, Pitta and Kapha. They are the sun, moon and air, and in human body we have got the representative of the 3 cosmic powers in the form of the Bath, Pitta and Kapha। विसर्गादान विक्षेपई सोम सूर्या निरस्तथा धारयन्ते जगत देहम कप पित्ता निरस्तथा। So dear friends, that's why minor changes in the cosmic environment directly influences the internal environment of our body। It is supposed to be the wonderful approach regarding the chronobiology, unparalleled chronobiology, that is Ayurvedic approach। Dear friends, while we are talking about the infectious diseases, जैसे कोविड पेंडेमिक में आपको देखने को मिला, मेरा अपना मानना है कि 18वीं सदी से लेके आज तक आप अध्ययन करिए, चाहे वो आपका कोविड-19 रहा हो, चाहे HIV रहा हो, स्वाइन फ्लू रहा हो, चिकनगुनिया रहा हो और आपका जापानीज फ्लू रहा हो, तमाम चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से अकाल कवलित अनगिनत लोग, करोड़ों अरबों लोग, अनगिनत लोग जो है आपके अकाल काल कवलित हो गए। कितनी चीजों के हम वैक्सीन बनाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग है। वी आर नॉट हैविंग एनी कॉन्सेप्ट, वी आर नॉट बिलीविंग ऑन दिस वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिन। हमारा मानना है कि ध्रुव चतुर्णाम सानिध्यात् गर्भ स्याद् पूर्वकः ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानाम सामग्र्याद् अंकुरोऽयथा। किसी बीज को अंकुरित होने के लिए 4 चीजें चाहिए। ऋतु, द सीजन मस्ट बी प्रॉपर, क्षेत्र, द फील्ड मस्ट बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, अंब, देयर मस्ट बी प्रॉपर वाटर सप्लाई, बीज, द सीड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, then only there will be germination of a seed। Similarly, any microbe or pathogen enters in the body does not mean that there will be development of the disease till your immunity or resistance is up to mark। In spite of entry of various pathogens in the body, there will be no disease at all। जैसा कि हमने देखा, जिसकी इम्यूनिटी बरकरार थी, कोविड गया, नहीं पॉजिटिव हो पाया, और जिनकी मीडियम साइज की थी, कोविड गया तो आपका कैरियर बनाया, एसिम्प्टोमेटिक रहा, और जिनकी इम्यूनिटी आपकी इनएडिक्वेट थी, कंप्रोमाइज थी, उनमें तेजी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ और वो डिसीज पैदा किया और लोग वेंटिलेटर पर चले गए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये देखना होगा कि हमको किसी भी तरह से इस प्रकार की इम्यूनिटी के बारे में जो हम बात करते हैं उसको हमें जानना चाहिए। तो हमको चाहिए क्या? वी हैव टू कीप वॉच ऑन द इम्यून स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। इम्यूनिटी इज नॉट ए वन डे अफेयर कि कोविड पेंडेमिक आया तो हमने किलो की घनवटी खाना शुरू कर दिया, च्यवनप्राश खाना शुरू कर दिया। इट इज नॉट वन डे अफेयर, यू हैव टू कंटिन्यू दीज ड्रग्स राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमको जानना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपके सामने और अधिक समय इस पर ना देते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि द इफेक्ट ऑफ द आयुर्वेदिक ड्रग्स ऑन क्रोनिक डिसीजेज आर वेरी बेनिफिशियल। दैट्स व्हाई ऑल द साइंटिस्ट दे आर लुकिंग टुवर्ड्स the management of the chronic and intractable diseases in Ayurvedic system of medicine। Why? Because chronicity of any disease
is basically due to two reasons. First one is the immunopathology. But this immunopathology is basically developed either due to Rotodustri, that is supposed to be membrane pathology on one hand, and dislodged immunity on other hand. What we are doing? We are treating each and every individual of the chronic disease with the Sodhan Chikitsa, that is Panchakarma, that is supposed to be biopurification. By the virtue of the biopurification, we are removing membrane pathology, and we are treating the patient with the help of the Rasayan Chikitsa to maintain the dislodged immunity, restoration of the Ojo ball. That's why our results are wonderful in the management of the chronic and intractable diseases. So this is about the basic thing which I want to emphasize over here. One most important thing, नई कोई बीमारी प्रकाश में आती है तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए। चरक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विकारा नामा कुशलो नहीं जिरियात कदाचना नहीं सर्व विकारेषु नाम तो सद्भाव स्थिति। कोविड-19 आया तो हमको सन्निपात ज्वर में खोजने की जरूरत नहीं है, मिलेगा नहीं मिलता तो दोष दूष से अधिष्ठान को हम विचार करके उस डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। वी हैव गॉट फुल लिबर्टी फ्रॉम द चरक for the treatment of the such type of the diseases. So this is then most important thing what I want to emphasize over here कि limitations western medicine के क्या हैं कि western medicine is much advanced in testing infections diseases and limitation in treating the endogenous diseases. They can treat bronchial asthma in diseases में इनका limitation है, bronchial asthma, heart disease, diabetes, hypertension, peptic ulcer, rheumatoid arthritis, psoriasis, vitiligo, ये केवल आपके सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आपको करते हैं। तो इन डिसीजेस के लिए आपको आयुर्वेद की चिकित्सा की बात करना चाहिए। आयुर्वेद कैन एड सम, देखिए जब हम बात करते हैं कैंसर की तो कैंसर के पेशेंट जो हम लोगों के पास आते हैं, इसलिए मैं डेटा की बात करता हूं कि हमने डेटा कलेक्ट किया, पब्लिकेशन किया, तो डेटा में आपने देखा कि आयुर्वेद के पास आते ही पेशेंट कहता है जिसको प्रोग्नोसिस कर दिया जाता है कि योर लाइफ स्पान इज नॉट मोर देन 2 months और 2 weeks। अब आप जाइए आयुर्वेद दवा लीजिए। मित्रों, उन पेशेंट्स को आपको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट मिसलीड दी पेशेंट, हमको बताना पड़ेगा वी कैन डेफिनेटली ऐड सम मोर प्रेशियस डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड वी कैन डेफिनेटली इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी कैन डेफिनेटली मिनिमाइज साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरापी एंड रेडिएशन थेरापी। ये हमारा एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। एक लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि डायबिटीज के बाद हम बताना चाहेंगे एलर्जी के बारे में। डियर फ्रेंड्स, so many diseases are there, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, चाहे रेस्पिरेटरी एलर्जी हो। आपके पास पेशेंट आता है तो कहा जाता है कि इससे आपको एलर्जी है, आप इसको बंद करिए। शुभम जी जरा हमें 5 मिनट पहले बता दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा। You just instruct me 5 minutes before, okay? सर श्योर अभी टाइम है? यस सर, बिल्कुल अभी है टाइम सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, तो एलर्जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो कह दिया जाता है कि आपको एलर्जी जांच कराइए। आप जांच कराने जाते हैं, 25 चीजों से एलर्जी निकलती है, और जब आप उसको ठीक करने हाइपोसेंसिटाइज करा देते हैं, आफ्टर 3 months 4 months अगेन यू आर हैविंग द सेम सिम्टम्स विद दोज एलर्जेंस। एक नए एलर्जन से आती है, सरसों का तेल, आलू का छिलका, प्याज, सरसों का तेल, ये नंबर चीजें। आप किस किस चीजों को छोड़ेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, एलर्जी इज नॉट लिमिटेड विद द फिजिकल आर्टिकल्स ओनली। एलर्जी मानसिक लेवल पे भी होती है। शुभम जी को एलर्जी डॉक्टर तोमर से हो जाएगी तो कह देंगे भैया ठीक है, चरक स्किन से आप आउट हो जाइए, कोई दूसरा चरक स्किन को चलाएगा, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई परेशानी नहीं है। किसी प्रिंसिपल को हो जाएगी तो टीचर का ट्रांसफर करा देगा, किसी टीचर को हो जाएगी विद्यार्थी से तो उसका सेक्शन चेंज करा देगा। भगवान न करे ये एलर्जी पति पत्नी के बीच में हो जाए, तो उसमें केवल एक ही विकल्प है कि आप आइसोलेट हो जाइए। मित्रों, यही आयुर्वेद की विलक्षणता है। हम उस एलर्जन के साथ कैसे रहने की क्षमता डेवलप करें, इसको हम कहते हैं असात्म सात्मीकरण। हमारे 2 विद्यार्थियों ने पीएचडी किया मेरे अंडर में इसी के ऊपर, असात्म सात्मीकरण। जिस चीज से आपको एलर्जी है उसको कैसे सूटेबल बनाएं, कीपिंग दिस वेरी ऑब्जेक्टिव इन द माइंड। हम जो है भागवत का जो पादांशिक क्रम है उसके आधार पर मैंने ऐसे पेशेंट्स की चिकित्सा की है जिन्हें ग्लूटेन एलर्जी थी, बच्चों को दूध से एलर्जी थी, उन बच्चों को हमने इस सिद्धांत के अनुसार 3-3 लीटर दूध पिलाया है और देयर इज नो एलर्जिक सिम्टम्स एट ऑल। दिस इज सपोज्ड टू बी द वंडरफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेद व्हाइल वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट ऑफ द एलर्जिक डिसऑर्डर्स। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमको जानना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आयुर्वेद की एक अपनी अप्रोच है।
जब आप रिसर्च करें, अभी डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी ने आपके सामने कहा कि आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल, तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर शुभम जी से, पदम सिंह जी से हम बैठ करके, हम लोगों ने एक और टीम बनाई है। हम चाहते हैं कि हमारा एक प्रोटोकॉल, रिसर्च प्रोटोकॉल हम तैयार करें आयुर्वेद का, और हम लोगों को आयुर्वेद पैरामीटर्स पे आयुर्वेद की रिसर्च करने की बात करें। एक तो मॉडर्न डायग्नोसिस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एक आयुर्वेदिक डायग्नोसिस मॉडर्न ट्रीटमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सुश्रुत कहता है दोषः क्षीणा वर्धयतव्या, वृद्धा ह्रासयतव्या, कुपिता प्रशमयतव्या, समा परिपाल्या इति सिद्धांत। तो हमको अगर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन B1 की कमी हो रही है, किसी व्यक्ति को, किसी को आपकी प्रोटीन की कमी हो रही है, ब्लड की हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, तो हम उनको बढ़ाने वाली चीजें दें। तो यही सिद्धांत आयुर्वेद का है, क्षीणा वर्धयतव्या। तो हम इन मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ में आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम काम कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक हमारे पैरामीटर्स हैं, उनको आगे बढ़ेंगे। दूसरी, वी मस्ट नॉट फॉरगेट द इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ आयुर्वेद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एंटायरली डिफरेंट देन दैट ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिन। वेस्टर्न मेडिसिन में जो आपका कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि योग मासाम यो विद्यात देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सगेओ विश्वोत्तमा। We have to analyze the constitution and temperament of an individual, and we must treat the individual according to its own temperament and constitution. हर व्यक्ति को एक ही चीज से चिकित्सा नहीं करना है। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम कह देते हैं 1 गिलास दूध पीजिए आप ठीक हो जाएंगे। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मैं कहता हूं नहीं, आपको मुनक्का चाट डाल के लीजिए तब होगा। तीसरे को हम कहते हैं हरित की चूर्ण, चौथे को कहते हैं त्रिफला लीजिए, पांचवे को कहते हैं हम पंचकार चूर्ण लीजिए, और छठवें को हम कहते हैं कि एरंड तेल लीजिए, और सातवें को कहते हैं कि आपको इच्छा विधि रस लेना पड़ेगा। मित्रों, अकॉर्डिंग टू द टेम्परामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू रिकमेंड द मेडिकेशन, तभी आपको प्रॉपर्ली इसका लाभ मिलेगा। ये आयुर्वेद की अपनी ब्यूटी है। डियर फ्रेंड्स, अब हम रिसर्च के बारे में छोटी बात आपके सामने करेंगे। आचार्य प्रीवे शर्मा, लीजेंडरी और स्टालवर्ट ऑफ आयुर्वेद, हमारे गुरुदेव रहे हैं, हमको पढ़ाया भी है, और उनका एक मानना था कि कार्य कारण भावस्य द्रव्याणाम गुण कर्मयो परिचय स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्यते, अन्वेषणम पर्यवेक्षणम गवेषणम मथापि च शोध इत्यादि पर्याय लोके समविधीयते। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो करना है अकॉर्डिंग टू आचार्य पीवी शर्मा, अनुसंधान इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द्रव्य, गुण एंड कर्म आफ्टर सेवरल ऑब्जर्वेशंस एंड थ्रू वेरिएबल एग्जामिनेशंस arrived at the conclusion that is called as अनुसंधान, गवेषण, शोध। all these things are given by Acharya Priva Sharma in very detail in his book Sodh Siddhant. Now the research is an intelligent, scientific, systemic and unbiased process or approach of establishment of the particular concept or hypothesis. ये हमको जानना भी चाहिए और करना चाहिए। Research is the quest for knowledge through systematic scientific way on a specific topic aimed at discovery and interpretation of the new knowledge. हमको नए नॉलेज के बारे में, डिस्कवरी के बारे में यह चर्चा करना है। रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ नोइंग न्यू फैक्ट्स, वेरीफाइंग ओल्ड वंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक टूल्स एंड फिनोमेना। आज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सी चीजों को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। दे हैव बीन ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद कि दिस ड्रग इज वेरी इफेक्टिव इन जॉइंटिस, और जब हम उसको प्रयोग करते हैं उसका कारण क्या है कि औषधियों की गुणवत्ता में भी परिवर्तन आ रहे हैं, इकोलॉजिकल चेंजेस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो हमको उसकी मात्रा में इन सब चीजों में परिवर्तन करना होगा। इसलिए हम ओल्ड फैक्ट को रीएस्टेब्लिश करने के लिए भी हमको रिसर्च की जरूरत है। शास्त्रों में लिखा आचार्यों ने, जब मैं अमेरिका में व्याख्यान देने गया तो मेरा एक परिचय कराया गया, आई एम कॉलिंग ए प्रोफेसर फ्रॉम बनारस हु कैन क्योर कैंसर विद इन 3 डोजेस। सरकास्टिकली दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मानना था, मैंने कहा मित्रों ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में हम कैंसर 3 पुड़िया में ठीक कर देंगे, हम डायबिटीज ठीक कर देंगे। आयुर्वेद एक इंस्टीट्यूशनल साइंस है। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द अंडर, जैसा हमारे संजीव शर्मा जी ने कहा कि मल्टी डायमेंशनल एंड वेरी वेरी अल्ट्रा मॉडर्न साइंस। इसको आप देखिए, हमारे यहाँ लिखा आचार्यों ने, न च सर्वे व्याधय भवन्तु उपायसाध्या, न च सर्वे उपायसाध्यानाम व्याधीनाम अनुपायन सिद्धिरस्ति परीक्ष कारणो हि कुशला भवन्ति। चरक जैसा मनीषी कहता है, परीक्ष कारणो हि कुशला भवन्ति। Proceed after proper thorough investigation.
आपको आचार्यों ने स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा किया कि हमको तभी प्रोसीड करना है, इसलिए वैज्ञानिक पूरे तथ्यों को लेकर के आयुर्वेद की रिसर्चेज आधारित हैं और नीड फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद टू रिव्यू एंड रिवाइटलाइज द क्लासिकल आयुर्वेदिक लिटरेचर। आज के साइंस के विद्यार्थी शोधार्थी जो हमारे पास आते हैं, उनको हमारे इन चीजों को रिवाइटलाइज करने के लिए इसकी जरूरत है। टू एक्सप्लोर एंड पॉपुलराइज हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ आयुर्वेद, टू डेवलप एविडेंस बेस्ड सपोर्ट फॉर द एफिकेसी ऑफ द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। जैसा कि हमने बताया कि आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एक सपना है कि आयुर्वेद को हम एविडेंस बेस्ड आज के पैरामीटर्स पर उतारें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने है। एक बहुत अच्छी बात और है, टू जनरेट डाटाबेस ऑन सेफ्टी, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू कन्विंस ग्लोबल कम्युनिटी रिगार्डिंग एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स इन देयर ओन लैंग्वेज, and to standardize Ayurvedic lifestyle for prevention of diseases and promotion of health। इसको भी हमको बताना होगा लोगों के सामने। अब जो स्कोप ऑफ रिसर्च आयुर्वेद की बात हम करते हैं, इसमें लिटरेरी रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, ड्रग रिसर्च, ये सभी काम कर रहे हैं। ड्रग रिसर्च के लिए CCRAS में जो प्रोटोकॉल अभी डेवलप किया है, डॉक्टर आचार्य हमारे लिए बहुत बून है, ये एक एसेट है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में मैं निश्चित रूप से आयुर्वेद की रिसर्च ऊंचाइयों को छुएगी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। डॉक्टर आचार्य ने अभी नए काफी चीजें शुरू किया, अभी एक जर्नल भी शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि ये रिसर्च जो है आगे आने वाले समय में लोगों के लिए दिशा निर्देश करेगी। डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे एविडेंस वर्सेस प्रमाण, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि जो एविडेंस की बात आप करते हैं वो छोटा है, एक बौना है प्रमाण के सामने। ये भारतीय भागमय में 4 प्रमाण बताए गए। आपको उपदेश, दैट इज लिटरेरी नॉलेज। हमारी किताब में ये लिखा हुआ है, आचार्यों ने कहा अग्नि जला देती है, तो अग्नि को छू के देखने की जरूरत नहीं है, जला देती है, वी हैव टू रिलाई ऑन दिस। उसी प्रकार से सेकंड, प्रत्यक्ष, वट एवर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अनुमान, इन्फरेंस, एंड युक्ति, दैट इज रैशनैलिटी। डियर फ्रेंड्स, चरक जैसा मनीषी जब युक्ति की बात कर रहा था तो कितना रैशनल ये था, आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि पश्यत्या भावान बहु कारण योग जान युक्ति काला सा गया त्रिवर्गम साधती है। आपको युक्ति प्रमाण की बात कही कि एक रोगी जो है अगर मूत्र का, रक्त वर्ण का मूत्र त्याग कर रहा है, उसके अंदर आपको लग रहा है कि ब्लड आ रहा है, तो आप कह रहे हैं अधोग रक्त पित्त है, और आप कह रहे हैं कि नहीं रक्त व्यय में भी आता है, प्रमेय भी हो सकता है। जब इस प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आचार्य क्या कहते हैं कि हारद्रवर्णम रुद्रम च मूत्रम बिना प्रमेय से पूर्व रूपई यो मूत्र एतम न बधेत प्रमेय रक्त से पित्त से हितम प्रकोपा। इफ ए पर्सन इज पासिंग हेमिचूरिया, blood mixed urine without having predominant this premonitory or the prodromal signs of the diabetes or prameya, then it should be considered as adhog rakta pitta। दंतानाम मलाध्यक्तम प्रागरूपम पाणिपादेयो दाह चिक्कणतादे तृण स्वादा समझ जाए थे। इन लक्षणों के साथ अगर मिलता है तो वो रक्तमेय है। तो इस प्रकार का रासायनिक ज्ञान जो आचार्य दे रहा है, तो वो पूरे का पूरा इतिहास, पूरी विज्ञान हमारा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, एविडेंस की बात कर रहे हैं, एविडेंस के बारे में आचार्य लिखते हैं प्रत्यक्ष में अल्पम और अप्रत्यक्ष में अनल्पम। द प्रत्यक्ष इज द फ्रेगमेंटरी नॉलेज एंड अप्रत्यक्ष इज द एंटायर नॉलेज। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आंख में लगा हुआ, आंख से देखते हैं उसको हम प्रत्यक्ष मान रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय गम्य। आंख में लगा हुआ काजल आपकी आंख देख पाती है? नहीं देख पाती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष आपका दोषपूर्ण हो सकता है, लेकिन अन्य जो प्रमाण है वो दोषपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी हमको आज उनकी भाषा में प्रत्यक्ष में ही लोगों को समझाना होगा। ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, ड्रग एंड कॉज रिलेशनशिप के बारे में, डिसीज एंड सिम्टम्स के बारे में हमें लोगों के सामने रखना होगा। तो अब मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगा क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पर हमें काम करना है। हम त्रिदोष की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोष। डियर फ्रेंड्स, बड़ा प्रयास किया गया कि हम तीनों दोषों को टेस्ट ट्यूब में ले आएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। बात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, बात की जब हम बात करते हैं तो क्या कहा गया है? अव्यक्तो व्यक्त कर्माच है, इट हैज गॉट नो एनाटॉमिकल एग्जिस्टेंस, इट कैन बी विजुअलाइज ओनली विद द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अगर लाइट आपने जलाया, बल्ब जल गया, इसका मतलब लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आपका हीटर आपका ऑन हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है।
लेकिन आपको अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, इसका कैसा रंग है, कैसा रूप है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन, बिकॉज ये अपने कर्मों से पहचानी जाती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। सिमिलरली बात के लिए अव्यक्तो व्यक्त कर्माचय, ये अव्यक्त है, फिजिकली कैन नॉट बी विजुअलाइज, लेकिन इसके कर्मों से इसको हम पहचान सकते हैं। ये पर्सन हु इज हैविंग पैरालिसिस, वातक्षय, बात काम ही नहीं कर रहा है, और पर्सन हु इज हैविंग ट्रेमर्स एज इन पार्किंसोनिज्म, कंपवात, इट मींस एग्जार्बेशन ऑफ द बात दोष। तो ये चीजों को हम जानना चाहिए कि आयुर्वेद में इसके बारे में बताया है, तो हमको इससे हट करके उन्हीं पैरामीटर्स पे, उन्हीं तरीके से हम काम करें तो हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। एनर्जी की थ्योरी है जिसमें प्रोफेसर राघवेंद्र कुलकर्णी जी, जो हमारे आरोग्य भारती के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एनर्जी की थ्योरी हमारे सामने दिया। उस एनर्जी की थ्योरी के आधार पर पैथागोरस के माध्यम से, हमारे इन सिद्धांतों के माध्यम से हम समझा सकते हैं कि बात दोष को हम कैसे एग्जामिनेशन करेंगे। जो नया प्रोटोकॉल होगा उसमें इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और मैं जानता हूं शुभम पांडे एक इंस्ट्रूमेंटल होंगे। एक नई दिशा, पूरे देश में एक नई दिशा का आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा लीजेंडरी के साथ साथ में, और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी, पंच महाभूतों के बारे में हमको चर्चा करनी होगी। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट ऑफ धातु, कॉन्सेप्ट ऑफ मल, कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि। माय डियर फ्रेंड्स, अग्नि इज सपोज टू बी वंडरफुल अप्रोच ऑफ आयुर्वेद। जिस अग्नि के बारे में हमारे यहाँ कहा गया, शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवंत नामया रोगी शाद विकृतम मूलम तस्मात् अग्नि निरुच्यते। ये अग्नि ही है जिसके शांत होने पे हमारी मृत्यु हो जाती है। इफ इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली वी कैन लिव लॉन्ग लाइफ विदाउट एनी डिजीज। इफ इट इज डिफॉल्ट then there will be disease. Keeping this very importance of Agni in mind, even in Srimad Bhagavad Gita, Lord Krishna himself narrated this important thing while Arjuna was asking, Lord, in which form you are existing in our human body? So Lord Krishna says, Aham Vaiswanaro Bhutva Praninam Deyamasrata प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं मनुष्य के शरीर में जाठराग्नि के रूप में अवस्थित हूं। तो उस अग्नि के बारे में हमको रिसर्च करनी है। केवल 13 प्रकार की अग्नियां जो बताई गई हैं, 7 धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि, 1 जठराग्नि, और अग्नि के हमारे कुछ जो है कुछ अंश बताए गए हैं जिन्हें कहते हैं 5 का अंश, उसके बारे में भी चर्चा हमारे यहाँ किया गया है। तो इनको हम साइंटिफिकली एवेल्युएट करके एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स को जोड़ करके बच्चों के सामने हमें रखना होगा, जिससे साइंटिफिकली एविडेंस के साथ लोगों को बता सकें। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म, फ्री रेडिकल के बारे में आज विज्ञान के किसी बच्चे से पूछिए, किसी भी आईटी प्रोफेशनल से बात करिए, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द एंटीऑक्सीडेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्री रेडिकल्स। माय डियर फ्रेंड्स, फ्री रेडिकल्स आर दोज मेटाबोलाइट्स which are having deprivation of one electron in their external orbit. By the virtue of this reactive oxygen species, when they are circulating in the body, wherever they will go, they have got the tendency to snatch one electron from that particular part. During the process of snatching, there will be disintegration of the tissue concerned, leading to the disease of the system concerned. अगर ये हमारे ब्रोंकियल ट्री में जाके करेगा तो ब्रोंकियल अस्थमा, अगर ये कोरोनरी आर्टरी में जाएगा कोरोनरी एथ्रोमा, साइनोवियल मेम्ब्रेन में नी में जाएगा तो आर्थराइटिस। तो ये आपका फ्री रेडिकल्स है। आयुर्वेद में प्रारंभ से ही आम शब्द हमारे आया है, ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्ट महामाशयगतम रसमामम प्रचक्षते। यही आम है जो आपका सभी प्रकार के दोषों को बढ़ाने वाला है और रोग को उत्पन्न करने वाला है। दिस आम मस्ट बी कंसीडर्ड एज फ्री रेडिकल इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव्स। तो इसको हमें साइंटिफिकली लोगों को समझाना होगा। कितनी बड़ी बात आयुर्वेद आचार्यों ने कहा है, यत्रस्थमामं विरजतमेवं देशं विशेषेण विकार्याते दोषेण येनावततं शरीरम तत्लक्षणम रामसुन भविष्य। ये आम जो है जहां जहां जिस स्रोत से जाएगा ये उस स्रोत के लक्षणों को उत्पन्न करेगा, और यही आम जो है रोग कारक होता है। दैट हैज गॉट द स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री रेडिकल्स इन द वेस्टर्न मेडिसिन। वी हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू आवर स्टूडेंट्स। कंसेप्ट ऑफ द ओजस, जिसकी आज बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। ओज को हम धातु सार मानते हैं, ओज को ही बल मानते हैं, ओज को ही इम्यूनिटी मानते हैं। तो आज उस ओज को हमें एस्टेब्लिश करना है कि नॉट ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हमारी क्या क्या चीजें हैं जिनको हम ओज से ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों को साइंटिफिकली वैलिडेट करने के लिए नियरेस्ट अप्रोच को लेकर के हम आगे बढ़ के बच्चों के सामने रख सकते हैं। आवरण का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमको बताना होगा। आवरण की चिकित्सा करना बहुत सरल नहीं होता। क्रियाकाल कितना महत्वपूर्ण आपका कॉन्सेप्ट है, क्रियाकाल के बारे में मैं बताना चाहूंगा। संचयम च प्रकोपम प्रसरम स्थान संश्रयम
व्यक्तिम भेदम चया वेत्ति दोषाणाम स्वभवेद विषक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपको आता है और आप उस ऋतु में होने वाले रोगों से बचा के रक्षा कर सकते हैं। अभी मैंने देखा कि अगर शरद ऋतु में होने वाले रोग हैं, शरद ऋतु में आपने शारदीय विरेचन करा दिया, बसंत ऋतु में होने वाले कर्मों के लिए वासंतिक वमन करा दिया, तो बसंत ऋतु में होने वाले कफज रोगों से शरीर की रक्षा कर सकते हैं। सिद्धांत क्या है? संचय नो प्रता दोषा लवंते नो उत्तरागति। संचय अवस्था में दोषों का अपहरण कर देंगे तो उत्तर गति को प्राप्त नहीं होंगे, डिसीज नहीं होगी। दिस कॉन्सेप्ट इज सपोज टू बी द मैनेजमेंट ऑफ द डिसीजेज इन द प्रिमिटिव स्टेज। हमको जानकारी हो जाती है कि आपको रोग होने वाला है, प्रारंभ में ही हम बता देते हैं कि आपको रोग होने वाला है इन लक्षणों के आधार पर। तो दिस टाइप ऑफ द अप्रोच ऑफ आयुर्वेद मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर द अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीजेस। इसको हमें चर्चा में लाना चाहिए। दूसरी बात, कितने बड़े टूल्स हैं हमारे यहाँ रिसर्च के। त्रिविध परीक्षा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न है, परिच्छेदार्थ रोग नाम। दर्शन परीक्षा, चाहे आप दर्शन परीक्षा की बात करें तो आज आपके सामने जो परीक्षाएं हो रही है, सीटी स्कैनिंग हो रही है या विजुअल जो भी विजुअल टेस्ट होते हैं, सारी परीक्षा दर्शन में आ जाती है। श्रवण परीक्षा, श्रवण परीक्षा की आप क्या करते हैं कि चाहे स्टेथोस्कोप से हम सुन रहे हैं, चाहे आप साउंड वेव को अल्ट्रासोनोग्राफी से सुन रहे हैं, ये श्रवण परीक्षा। तो आपका चतुर्विध परीक्षा, उसी प्रकार से पंचेंद्रिय परीक्षा और षड्विध परीक्षा, अष्टस्थान परीक्षा, नाड़ी मूत्रम बलम जिभ्याम शब्द स्पर्श आकृति, इसको परीक्षा, और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट दसविध परीक्षा, प्रकृतस्य विकृतस्य सारतस्य संगणतस्य सत्वतस्य सात्यतस्य वैस्थिति। ये चरक की परीक्षा है। इसके आधार पर ये हमारे पास टूल्स हैं। इतना बड़ा वैज्ञानिक मापदंड हमारे दिए गए हैं, इनको साइंटिफिक तरीके से हम यूज करें तो आपको ये समझ लीजिए आप कि एक्सरे आपका एक विजन व्यू परीक्षा है। इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकुलर साइंस, पार्टिकुलर सिस्टम, किसी विधा की नहीं है, ये विज्ञान का है। यू आर फ्री टू यूटिलाइज दीज थिंग्स, दे आर टूल्स। चाहे आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं, सीटी स्कैनिंग कराएं, कुछ भी कराएं, ये सारी जांच विज्ञान की देन है। इन विज्ञान को हमारे इन मापदंडों पे त्रिविध परीक्षा से लेकर दसविध परीक्षा में सारी की सारी आधुनिक जांचों को हम लोग समाविष्ट कर सकते हैं। वी कैन यूटिलाइज दी साइंटिफिक कहना चाहिए इन्वेंशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डायग्नोसिस इन आयुर्वेदिक सिस्टम। सिमिलरली, अब अधिक समय न लेंगे, अब मैं आपको अपने बातों को यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि प्रायोरिटी ऑफ द थेरापेटिक्स नाउअडेज शिफ्टेड टुवर्ड्स द कम्युनिकेबल डिसीजेस टू एनसीडीज। आज जो है संपूर्ण विश्व जो है, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक आ गया, इसके पहले से एक डाइवर्जन हुआ कि हम कम्युनिकेबल डिसीजेज नहीं, हम एनसीडीज की बात करेंगे, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज की बात करेंगे। इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज के लिए वी हैव गॉट इनफ स्पेस, जिस पे हम चर्चा करने के लिए मैंने आपको बताया कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज के बारे में WHO का मानना है कि more than 75% lifestyle related diseases can be prevented. How they can be prevented? They can be prevented after following ideal lifestyle. तो dear friends, उस ideal lifestyle को हम लोग परिपालन करें और निश्चित रूप से हम सफल होंगे इन डिसीजेज के लिए। दूसरी बात, आयुर्वेद अपने आप में वैज्ञानिक मापदंडों पर खरा उतरने वाला आपका वाङ्मय है। इसके सारे सिद्धांत पूर्ण रूप से वैज्ञानिक मापदंडों पर प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन आज के विश्व की पॉपुलेशन को कन्विंस करने के लिए हमको आज के उन्हीं के जो प्रचलित मापदंड हैं, उन्हीं में अपनी चीजों को समाहित करके सिद्ध करना होगा। इसके लिए आपको आगे आना चाहिए और कोई सरल है, सामने मापदंड हैं और हमारे सामने शुभम पांडे जैसे विद्वान लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हम अपने ज्ञान को डेटा कलेक्शन करने के बाद इस संस्थान का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इस संस्थान के माध्यम से आप पेपर पब्लिकेशन करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का जो संदेश है, जो उनकी मंशा है कि किस प्रकार से आयुर्वेद को हम जन सामान्य के लिए और वैश्विक परिदृश्य में लाभकारी बनाएं, जनग्राह्य बनाएं, लोकप्रिय बनाएं, उस पर हम लोग निश्चित खरे उतरेंगे। और ये मेरा जो लेक्चर है, it's not basically for the research methodology. I am highlighting the important landmarks, important points जो आयुर्वेद के हैं, उनके आधार पर आप शोध करें और शोध को एनालाइज करने के लिए बायोस्टैटिक्स के लिए आपके सामने हमारे विद्वान के लेक्चर्स होंगे। पदम सिंह जी की लेक्चर होगा, शुभम जी का होगा और अच्छे अच्छे विद्वान आपके सामने
चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार से डेटा को आप कलेक्शन करने की पहले सीखिए, हाउ टू कलेक्ट द डेटा, कैसे कैसे हम काम करें, ये हम काम करते हैं। तो निश्चित रूप से ये सर्टिफिकेट कोर्स आपके लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएशन का काम करेगा कि आप आज के परिदृश्य में मेन स्ट्रीम में अपने आप को पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में मुझे इनॉग्रल लेक्चर देने के लिए जो अवसर प्रदान किया गया संस्थान की तरफ से, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में मुझे अपने बातों को रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर संजीव शर्मा जी का, जो कि हमारे कुलपति महोदय हैं, जिन्होंने कि बहुत अच्छा ये काम किया है कि प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड कराया। और अभी जो कंपेयरिंग कर रहे हैं सारिका जी ने बहुत अच्छा कंपेयरिंग किया, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नए वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और नए वर्ष में प्रारंभ किया हुआ ये कार्य 2023 में एक ऐसे मानक स्थापित करेगा कि संपूर्ण विश्व में हम अपनी इस बात को आगे पहुंचा पाएंगे। और भारतवर्ष के कोने कोने से हमारे रिसर्चर्स, हमारे विद्यार्थी, मेडिकल अफसर्स, प्रैक्टिशनर्स, सबको हम आकृष्ट करके आगे इसमें जोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः डॉक्टर CR यादव को, डॉक्टर सीमा जी को, शुभम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और नए वर्ष की इस प्लेटफॉर्म से हमारे सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। Thank you very much, sir, for your valuable insights about research in Ayurveda and giving newer ideas and newer horizons to the research areas for the students. This lecture must have been very beneficial for all the participants. Thank you very much, sir, again. Now, I would like to invite Professor R.N. Acharya, sir, who is DGCCRS. I have introduced you, sir, earlier also. Sir has more than 30 years of clinical research and academic experience. Sir has worked as head of Department of Dravya Gun in IPGTRA, and currently he is member of various board of studies in various universities all over India and globally also. Please, sir. Thank you. Very good evening to all, and regards, my best regards to Professor Tomar ji, Seema Dwivedi ji, and I wish a happy new year to all. Here, Dr. Shubham, Dr. Yadav, and Professor Sharma ji. At the outset, I thanks Professor Seema Dwivedi ji and J.S. Tomar ji and Shubham ji for taking the initiatives and to start this certificate program in research methodology, which need of the time. And since long, researchers in Ayurveda, particularly the researchers, needs to be trained for the first time through an organized way, other than the regular institutes of Ayurveda. That is generally before this, there was a system that only the research methodology is being taught in the Ayurveda institutes where post-graduation education is there. But for the first time, this initiation has been taken. I thank both Professor Tomar ji and Shubham ji and Dwivedi ji for providing CCRS an opportunity, which is one of the objectives of CCRS is to impart and make train the Ayurveda researchers in the research methodology and scientific writing. Here, the start and another part, though CCRS is keen and it starts its program separately in the other way previously, and also in future CCRS will do that job. Every educational institute also do their job as a part of their academic activities. But to combine both CCRS and a research organizations like National Institute of Ayurveda and make all other the students, those who are interested for research methodology, scientific, I think this platform will definitely be a successful one. And as I told earlier also, as the target audience are diversified, it's starting from an undergraduate BMS scholar in final year and a postgraduate scholar of first year and a PhD scholar. Every scholar has that different scope of learning and modules for learning. But in the initial stage, we have come up with these modules, and hope in future we will come up with specific modules
And again, I wish all success for this certificate program. Due to a busy schedule in official work till I'm in office, I could join early. But I again thank you all and wish you a very happy and bright and successful new year in terms of research methodology is concerned, and good health to all. Thank you all. Thank you very much, sir, for sparing some time for this inaugural session. सारिका जी एक सेकंड, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर आचार्य जी को कि अपने बिजी शेड्यूल में से समय आके निकाला आपने, और प्रारंभ में ही आपको हम लोग चाह रहे थे, बहुत अच्छा लगा, और इस कार्यक्रम की सफलता में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट पर आपने गंभीरता से इसको विचार करते हुए इसको मूर्त रूप देने में जो अपना सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आचार्य जी। Once नमस्ते again. Okay. Thank you very much, Acharya sir and J.S. Tomar sir. Now for the vote of thanks, I would like to call upon Dr. Bhanu Pratap Singh, Assistant Professor, National Institute of Ayurveda. Thank you, Sarika ji. Good evening and happy new year to all. I feel honored to get the opportunity to propose a vote of thanks on this event. I would like to thank our chief guest, Dr. Surendra Chaudhary sir, National Secretary and Central Office in charge, Vishwa Ayurveda Parishad, for taking his precious time and consenting to be the chief guest. Sir, you are indeed an inspiration for all of us. Then I convey deep regards to our Honorable Vice Chancellor, Professor Sanjeev Sharma sir, National Institute of Ayurveda, deemed to be University. I am thankful to Vaidya Aryan Acharya sir, DG CCRS, and Professor Meeta Koteja ma'am, Pro VC, National Institute of Ayurveda, deemed University. I would like to extend my gratitude to GS Tomar sir, Chairperson Maharishi Charak R&D scheme, who graced us with their guidance. Thank you sir for sharing your word of wisdom on this topic. There was so much valuable information in your lecture, sir. I would also like to thank Dr. Shubham Pandey sir, Additional Director, Institute of Applied Statistics, Kanpur. I would thank our course coordinator, Dr. C. R. Yadav sir and Seema Dwivedi ma'am, for your positive efforts for this certificate program. I would thank NIA, CCRS and IAS team for this certificate program. I am very much thankful for all faculty member and participants who are connected here. I would thank Dr. Sarika ji, and I would also thank to Amit Tiwari ji and IT cell for this technical assistance. Once again, thank all of you for making this event successful. Thank you so much. Over to you, Sarika ji. Thank you, Dr. Bhanu. Now session is over for today. Thank you, everyone.